इतिहास की सच्चाई है कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं देश को भरोसा देता हूं, मेरी राजनीति निम्न स्तर की नहीं है। 2001 में मुख्यमंत्री बनने के बाद खुद की जाति को खुद के फायदे के लिए ओबीसी में डाला। उन्हें कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है, इतनी घबरा गई है? जब कांग्रेस की सरकार थी 1994 में, तो इस कास्ट को ओबीसी में जोड़ा गया था गुजरात में। देश में किसी आदमी ने नहीं पूछा कि नरेंद्र मोदी जी आपकी बिरादरी क्या है। पूरे देश को आप बताते घूम रहे कि मैं छोटी बिरादरी का हूँ। उनकी सोच को बतलाया गया था कि वो एक नीच सोच है या नीच राजनीति है। उसको उन्होंने पूरा मजे की चीजों को ऐसा तोड़ मोड़ के पेश किया जैसे कि नीची जात के ऊपर बात की गई है। मोदी जी ने शुरुआत करी थी गुजरात मॉडल को लागू करने से, और अब वो इस स्तर पर उतर आए हैं कि कहीं वो भगवान राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कहीं वो जात के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कहीं वो अपनी गरीबी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। दुख की बात है कि जो हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, आज वो कास्ट कार्ड खेल रहे हैं। धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जाति की राजनीति कर रहे हैं, मारपीट की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, पैसा खिला रहे हैं खूब मीडिया को, फिर भी हारेंगे। पिछड़ों के लिए कोई जिंदगी भर जिस पार्टी में है वो उसमें बोल ही नहीं सकते थे। अब तो वो अनुमति लेकर के बोल रहे हैं वोट लेने के लिए। ये व्यक्ति सत्ता लोलुपता में किसी भी कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। ना वो अपर कास्ट के हैं, ना वो मिडिल कास्ट के, वो जेनोसाइड कास्ट के। नीच कर्म होते हैं, नीच जाति नहीं होती। नीच सोच होती है, नीच जात नहीं होती। नमस्कार, बड़ी खबर में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और संत कबीर का एक दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़न रहने दो म्यान। यानी ज्ञानी से जाति न पूछिए, उनसे ज्ञान लीजिए। बाहरी वेश पर आडंबर पर न जाएं, असली चीज जो एसेंस है उसकी कीमत समझे। लेकिन जब चुनावों की बात आती है, हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए उन क्षेत्रों को जीतने की बात आती है जो जाति से बींधे बंटे हैं, तो जाति की ही कीमत होती है, जाति ही एसेंस होता है, और कई बार जाति ही जीत और हार के बीच की दूरी। तो फिर इसमें ज्यादा आश्चर्य नहीं करना चाहिए अगर लोकसभा चुनावों के आखिरी दौर में पूर्वांचल में जीत के लिए जाति बड़ा मुद्दा हो। जिस नरेंद्र मोदी ने विकास की ही बात की थी, वो चुनावों के आते आते अपनी ओबीसी आइडेंटिटी भी असर्ट करने लगे। अमेठी में चुनाव के पहले प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी पर नीच राजनीति का आरोप लगाया और मोदी ने इसे नीच जाति से जोड़ा। फिर अब कांग्रेस ने उनके ऊपर खुद की जाति को ओबीसी में नोटिफिकेशन के जरिए शामिल करने का आरोप लगाया, जिसे बीजेपी ने खारिज कर दिया। क्या हम ये माने कि हर पार्टी अब जाति पर इसलिए पूरा ध्यान लगा रही है क्योंकि इस फेज में, चुनाव के इस दौर में अब सिर्फ जाति मायने रखेगी, विकास नहीं? और तो और जो धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की बात हो रही है वो भी यहाँ फेल हो रहा है। और शायद इसीलिए तीखे हमले बोलते हुए भी मोदी ने पोस्ट पोल अलायंस के लिए दरवाजे खुले रखने के संकेत दिए हैं। तो इसी पर होगी आज चर्चा बड़ी खबर में। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है। अरुण कुमार त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ और पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं। अमिताभ सिन्हा हैं, नेता हैं बीजेपी के, प्रवक्ता हैं, बिहार से ताल्लुक रखते हैं। विवेक बंसल हैं, नेता हैं कांग्रेस के, वो भी बताएंगे कास्ट इक्वेशन क्यों इतना मायने रख रहा है अब कांग्रेस के लिए। और अभय कुमार दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सीएसडीएस से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बंसल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अचानक कांग्रेस जिस तेजी से जाति को लेकर हमला कर रही है, क्या हम ये माने कि जिस तरह से कास्ट का पूरा मामला चला है, जिस तरह से नीच राजनीति को लेकर उसके बाद जिस तरह से उसे तोड़ा मरोड़ा है नरेंद्र मोदी ने, जिस तरह से चीजों को उछाला है, क्या कांग्रेस बैकफुट पर है जो पूरा कंसंट्रेशन जो है वो जाति पर है? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस जातिवादिता की राजनीति कर रही है, हमने सिर्फ एक तथ्यों को प्रस्तुत किया। जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर माननीय नरेंद्र मोदी ने हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी के वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, वो अपने आप में चिंताजनक और खेदपूर्ण था। उसके वास्तविकता प्रस्तुत की। क्या जरूरत थी उस बयान की पृष्ठभूमि में? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं नीची जात से आता हूं,
तो वो जातिगत बात वो कर रहे थे। हमने तथ्यों को सामने रखा कि वो खुद अपने को चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मैं निचली जाति से हूं या जो भी जाति अपनी बता रहे थे। हमने तथ्यों को, गुजरात में क्या तथ्य है, किस तरीके से इन्होंने अपने मुख्यमंत्री बनने के पश्चात मोद जो गांचवी मोद है उसको उसमें सम्मिलित किया। ये एक अपने आप में एक तरफ सिद्धांतवादी राजनीति की बात करते हैं, एक तरफ मोद समाज की अगर आप पृष्ठभूमि देखेंगे, गांधी जी मोद वनिक थे और मोद समाज जो है वो वहां का बहुत समृद्धशाली समाज कहा जाता है। तो गांचवी जो हैं वो मुस्लिम बैकवर्ड थे, उनको इंक्लूड किया गया था, सम्मिलित किया गया था, ना कि मोद को इन्होंने अपने सत्ता में आने के, अपने मुख्यमंत्री बनने के पश्चात रखा। और ये एक आज जाति की राजनीति, ये तो हमें मालूम था कि भाजपा धर्म की राजनीति खेलती है, पर लेकिन आज एन केन प्रकेन सत्ता में इन्हें आना है, सत्ता में चाहते हैं आना, उसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी हो, चाहे इस राष्ट्र की सामाजिक लेकिन एक चीज बताइए बंसल जी एक चीज बताइए, इस पर बीजेपी ने सफाई भी दी है, लेकिन एक चीज बताइए, जो जिस तरह से लगातार अब पूरी कोशिश कांग्रेस कर रही है कि इसको किसी तरह नकार दिया जाए, क्या इसकी वजह ये नहीं है कि पूर्वांचल में ओबीसी का बहुत बड़ा कंसंट्रेशन है? अभी जो 41 सीटें वोट पर जा रही हैं, अगर बिहार यूपी की बात करें तो ओबीसी तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। क्या ये वजह नहीं है कि कांग्रेस इसको लगातार इस पर कॉन्सेंट्रेट किए हुए है? नहीं, देखिए तथ्यों को, हमने जब चुनाव होता है तो सब राजनीतिक दल मतदाताओं के पास तथ्यों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्या वास्तविकता है उसको पहुंचाने का। तो उसी श्रृंखला की ये कड़ी है, हमने ये प्रयास किया है, हमने ये बताने का। भाजपा तो हर चीज को नकार रही है। भाजपा तो कल वो जिस तरीके से रैली के तथ्यों थे कि उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने हमारी रैली नहीं करने दे रहे, तो ये सब ये एक गुमराह करने की एक साजिश है। आज इन्हें ये महसूस हो रहा है, जिस तरीके का ये जन समर्थन ये की अपेक्षा कर रहे थे कि चुनाव में पहले बात कर रहे थे 300 सीटों की, 272 की, पर जिस तरीके से चरण आगे बढ़ रहे हैं, आज इन्हें ये महसूस हो रहा है, अनुभूति हो रही है कि उनका समर्थन उतना नहीं मिल रहा है जितना प्रबल समर्थन की वो अपेक्षा कर रहे थे। और यही कारण है कि आज वो जो इनके आपने वक्तव्य देखा कि निचली जाति, तो हम सिर्फ जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि क्या वास्तविकता है, क्या गुजरात मॉडल। अमिताभ सिन्हा आपसे इसका जवाब जानना चाहेंगे, जो यहाँ पर बंसल जी कह रहे हैं। जरा मुझे बंसल जी एक मिनट, आपके बयान का इस पर जवाब हम चाहते हैं। अमिताभ सिन्हा जो चीज यहाँ पर कह रहे हैं बंसल जी, कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यहाँ पर ओबीसी पर कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने नीच राजनीति की जो बात है उसको छोड़कर नीच जाति की बात पकड़ ली, जिस पर अब अजय माकन कह रहे हैं माफी मांगने के लिए। वो अभी आपने चर्चा की शुरुआत में एक रिपोर्ट दिखाई, और उसके बाद जो बंसल जी लगातार अपने संभाषण में, जो प्रवचन में लगातार बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें दो तथ्य सामने आ रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि ये पूरा चुनाव ऑल वर्सेज वन है। एक व्यक्ति के खिलाफ में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जितने भी नेता हैं, सब एक सुर में बोल रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि सबको पता है कि उनका प्रतिद्वंदी, जो कि उनको सत्ता में आने के सपने को रोक रहा है, वो नरेंद्र मोदी है। ये आपके रिपोर्ट से सीधा स्पष्ट था। अब ये जो बंसल जी लगातार बोल रहे हैं, जो कांग्रेस के पुराने आदतों में शुमार है, और जो अभी अर्जुन मोदी, अरे चुप रहिए भाई बंसल जी, अरे देखिए बंसल जी एक मिनट जवाब देने दीजिए। बंसल जी जवाब सुनिए, से बोल रही है, रखने के लिए बोलिए। हाँ। और दूसरी बात, जो ये बंसल जी का जो ये उपदेशात्मक बातचीत चल रही है, ये आदतों में शुमार है कांग्रेस के, लगातार मिथ्या भाषण करना। अब देखिए, ये जो इन्होंने कहा कि इन्होंने जो कल अर्जुन मोढवाडिया ने, जो वहाँ के नेता हैं विपक्ष के, उन्होंने कांग्रेस के, उन्होंने ये अनर्गल प्रलाप किया कि नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के समय में अपनी जाति को ओबीसी बना दिया। अब इनको ये पता तक नहीं है, विपक्ष की प्रतिपक्ष नेता हैं और उनको इतना बेसिक अपने राज्य के बारे में पता नहीं है कि 1984 में मुख्यमंत्री कौन था। छबील दास मेहता क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे? क्या उनका नाम नरेंद्र मोदी था? छबील दास मेहता ने 84 में, सन 94 में, माफ करिएगा, 1994 में जुलाई महीने में। अमिताभ जी ये सफाई आपकी पार्टी दे चुकी है, हम लगातार सुन चुके हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं। अमिताभ जी एक मिनट, आपसे जो स्पेसिफिक सवाल मैंने पूछा है वो ये, इन्होंने जो कहा, ठीक है, उन्होंने जो कहा, मैं आपसे जो उनकी बात को दोबारा बोलना तो पड़ेगा।
बंसल जी ने नहीं, एक मिनट, बंसल जी ने अभी दोबारा जो कहा, क्या वो आखिर क्यों इस तरह का कंसंट्रेशन? हमने factual कांग्रेस बात का तो देखा, करने उनका दीजिए। कंसंट्रेशन लगातार इस पर बना हुआ है। मुझे हमने मोदी जी को देखा कि वो पहले विकास की बात कर रहे थे, लेकिन जब से प्रियंका गांधी का बयान आया लगातार वो ओबीसी पर बने हुए हैं, नीच जाति वाली पर बने हुए हैं। आखिर इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है उनको? बिल्कुल जरूरत महसूस ऐसे सच नहीं महसूस हो रही है, लेकिन जो ये गलत बयानी कांग्रेस लगातार करती है उसका एक तथ्यात्मक बयान में देना चाह रहा था। जवाब सुनिए पहले। और हाँ। जो ये बंसल जी को भी कहूंगा, अर्जुन मोढवाडिया को भी कहूंगा कि थोड़ा सा अपने प्रदेश का इतिहास जाने। कांग्रेस को में ये लोग सिर्फ जो बयानबाजी करते हैं, कुछ अपने होमवर्क नहीं करते। दूसरी बात जो मैं अब कहना चाहता हूं कि जो ये चर्चा शुरू हुई, नीच शब्द का प्रयोग इन्होंने किया, मिसेज वाड्रा ने किया, और उसके बाद उन्होंने कहा ये नीच राजनीति है। नीच राजनीति के बाद में यदि उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने जो भी अपने शब्दों के हिसाब से कहा, मैंने कई बार पहले भी कहा, यदि उनको ऐसा लगता है तो मिसेज वाड्रा क्यों नहीं आके सफाई देती? मिसेज वाड्रा की बात तो के ऊपर में ये तूल हुआ है, तो बाकी सब लोग सफाई देते फिर रहे हैं, और मिसेज वाड्रा क्यों चली गई हैं किसी एक कोप भवन में? वहां से ये चीज बहुत आगे बढ़ चुकी है। नहीं, कोप भवन में चली जाने का मतलब नहीं है। उनको आगे कहना चाहिए कि वो नीच जाति का मतलब नहीं था उनका नीच राजनीति कहना, बात वहां शायद खत्म हो जाती। लेकिन उनकी जगह पे 10 आदमी और बात कर रहे हैं। अब मैं बात आता हूं कि ये जो जाति के ऊपर में कोई विचार भारतीय जनता पार्टी का या नरेंद्र मोदी का नहीं है, वो विकास के ही विषय पे लड़ रहे हैं चुनाव। और जहां तक पूर्वांचल में आपने कहा कि पिछड़ी जातियों का बहुत बड़ा जमावड़ा है, तो ये सिर्फ पिछड़ी जातियों का नहीं है, पूरा का पूरा पूर्वांचल का समाज पिछड़ा है। कादम्बरी जी, बहुत अफसोस की बात है। मैं यदि आप उसके ऊपर में चर्चा करेंगे, अगले भाग में मुझे बताया गया है, तो मैं पूर्वांचल की पूरी आर्थिक स्थिति पे बताऊंगा कि इन लोगों ने कितना चूस के रखा है, शोषण करके रखा है। इसलिए पिछड़ी जातियों का विषय नहीं है। नीचे छोटी आर्थिक रूप से नीचे तबके में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि प्रधानमंत्री पद पे इस शाही परिवार के ऊपर में चुनौती बन सकता है। ये हम लगातार सुन रहे हैं। अमिताभ जी, अब मैं अभय दुबे जी के पास जाना चाहती हूँ। अभय जी, जो पूरा वहां पर एक, अगर हम यूपी की बात करें तो 41.5% माना जाता है कि वहां पर ओबीसी पॉपुलेशन है, और बिहार में करीब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 32% है, ओबीसी 20%, जो मैं निकाल पाई हूँ जो रिसर्च के जरिए। जो पूर्वांचल में, यूपी बिहार में जिन सीटों पर चुनाव होने, कंसंट्रेशन एक अगर हम देखें तो ओबीसी पर है। कहीं ना कहीं सारी लड़ाई जो है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, सारी लड़ाई इस कंसंट्रेशन की वजह से यहाँ पर जाति पर कहीं ना कहीं केंद्रित होते पूर्वांचल में नजर आ रही है। देखिए, मैं जहां तक समझता हूं कि देखिए, मैं जहां तक समझता हूं कि जाति की राजनीति दुधारी तलवार की तरह होती है। आप अपनी जातिगत अस्मिता को सामने रखते हैं और कुछ खास तरह की जाति या जातियों के एक समूह को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, आप उनके वोट चाहते हैं। उस प्रक्रिया में आप उन जातियों को ध्रुवीकृत करते हैं। नरेंद्र मोदी ने बिहार के पिछले दौरों में भी अपनी जो पिछड़े वर्ग की जो अस्मिता है उसको सामने रखा था, ताकि पिछड़े वर्ग के वोट उनके साथ जुड़ें और भारतीय जनता पार्टी केवल ऊंची जातियों की पार्टी, ब्राह्मण बनिया ठाकुरों की पार्टी बनकर न रह जाए। ये उनकी रणनीति है। बिहार ये केवल ये इस दौर में ही नहीं, पिछले दौरों में भी इस रणनीति को वो बराबर अपनाते रहे हैं। लेकिन इस रणनीति के साथ कुछ समस्याएं हैं। इस रणनीति के साथ पहली समस्या यही है कि जैसे ही आप अपनी जातिगत अस्मिता सामने रखते हैं, जातियां और जातियों के वोट उन्हीं श्रेणियों में फिक्स होते चले जाते हैं जिन श्रेणियों में वो पहले से बैठे हुए हैं, पहले से मौजूद हैं, पहले से फिक्स हैं। फिर आपका यह दावा गड़बड़ा जाता है कि आप कोई लहर चला रहे हैं, यानी हर जाति के वोट आपको मिल रहे हैं। ये दावा, हर जाति के समुदाय के वोट इनसे ऊपर वोट के मिल रहे हैं, ये पूरा दावा आपका गड़बड़ा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति शुरुआती दौरों में थी, वो रणनीति अब नहीं रही है। ऐसा लगता है कि उन्हें विकास के नारे और विकास के आधार पर जो एक लहर चला रहे थे कि सब तरह के लोग, दलित भी हमें वोट दे रहे हैं, हमें यादव भी वोट दे रहे हैं, हमें मुसलमान भी थोड़े बहुत वोट दे रहे हैं। ये जो पूरा दावा था भारतीय जनता पार्टी का, ये दावा इस रणनीति के मुताबिक तो मुझे नहीं लगता कि वो उस पार्टी, अपनी पार्टी की अपनी नजर में भी ठीक बैठ रहा है। कहीं ना कहीं इसी डाउट पर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, इसी डाउट पर। अमिताभ जी, मैं आऊंगी आपके पास, एक मिनट। अरुण जी से मैं जानना चाहती हूँ, जो चीज यहाँ पर अभय जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन कि आप जैसे ही आप एजर्ट करते हैं कि आप फलां जाति को बिलोंग करते हैं, या आप उस जाति के एजर्शन को आप दिखाते हैं, वहां पर जैसे कि हमने कई जगहों पर, बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार में देखा है कि अगर एक फॉरवर्ड कास्ट का है, जैसे
क्लियरली बोलना चाहिए कि जो राजपूत हैं वो राजपूत को वोट देंगे, जो भूमिहार हैं भूमिहार को वोट देंगे। ये डिवीजन खास तौर पर साफ नजर आता है जब आप जहां आप जाति को इस पूरे स्ट्रक्चर में लेकर आते हैं, विकास से जहां हटते हैं या बाकी चीजों से जहां हटते हैं। यहाँ पर धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण नहीं, जाति अलग अलग हो जाती है जहां जाति का इसमें नाम आता है। अरुण जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो बात अभय जी ने कही उसके अलावा एक बात और है कि जो 3 प्रमुख शक्तियां चुनाव में हैं इस समय और पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल में जाकर के उनका घनत्व तो बहुत बढ़ गया, उनकी डेंसिटी बहुत इंटेंस हो गई है। और एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है जो कि ये मानता है कि जाति की सच्चाई को और भी दूसरी जो आधुनिकता है उसको हम धर्म के ताने बाने से और भावना से जो है वो ढक लेंगे और फिर हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जो जिसमें धर्म की जो परिकल्पना है उसके भीतर सारी चीजें घुल जाएंगी और पिघल जाएंगी। दूसरी तरफ कांग्रेस है, वो सोचती है कि हम धर्म और जाति को कम से कम छुएंगे और आधुनिकता की तरफ समाज को ले जाएंगे और थोड़ा थोड़ा छूते हुए भी एक भारतीय राष्ट्र निर्माण का एक सपना बना लेंगे, कर लेंगे। तीसरी तरफ वो शक्तियां हैं जो कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी ताकतें हैं जो कि डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक तरफ इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस है, दूसरी तरफ दीनदयाल उपाध्याय, गोलवलकर और उनकी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी है और तीसरी तरफ लोहिया और अंबेडकर की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां हैं जो मानती हैं कि जाति की जनगणना होनी चाहिए और जाति की राजनीति खुल के होनी चाहिए ताकि उनके आधार पर समाज की जातियां तोड़ी जा सकें। ऐसे में अरुण जी क्या यहाँ पर हम ये माने कि जो चिंताएं हैं पार्टियों की, जो जाति विशेष को लेकर चिंताएं हैं कि फलां जाति ऐसा कर देगी इसलिए हमें ये एक दिखाना जरूरी है, इस चीज का एक नाम लेना जरूरी है, क्या ये चिंता चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, क्या ये चिंता वैलिड है जिस तरह से एक प्रोजेक्शन हर पार्टी की तरफ से किया जा रहा है? नहीं, लेकिन मोदी को जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है भारतीय जनता पार्टी और संघ ने बहुत खुल के नहीं लेकिन बहुत अंडर करंट के रूप में बहुत जो है एक तरह खामोश तरीके से जो प्रचार हुआ और मोदी ने भी समय समय पे कहा है और उन्होंने लास्ट लेग में आखिरी मौका देख करके उस चीज को लपक लिया है। नीच राजनीति को उन्होंने नीच जाति से जोड़ लिया है, अपने को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि जो है जो भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मणवादी विमर्श था उसको वो पलट करके जो है वो गैर सवर्ण विमर्श की ओर ले जा सके और पूर्वांचल में जो इन जातियों का जैसा कि आपने बताया कि 41% उत्तर प्रदेश में है और लगभग जो है अति पिछड़े और पिछड़े मिला करके 50% से ऊपर जातियां जो है बिहार की 6 सीटों पर हैं, तो 18 और 6 सीटों को मिला के देख लिया जाए तो काफी बड़ा घनत्व है। और इनमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अच्छा प्रतिनिधित्व है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा ही प्रतिनिधित्व रहा है, ज्यादा से ज्यादा 4 और 5 सीटों इस तरह का रहा है, तो मेजर उन्हीं का चंक है। तो उसको टारगेट कर रहे हैं, उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और उसको विमर्श को बढ़ा रहे हैं कि हमारे भीतर सोशल इंजीनियरिंग आपसे कहीं ज्यादा है। ठीक है, अमिताभ सिन्हा आप इसका जवाब दें, इसके पहले मैं कुछ बताना चाहूंगी। ओबीसी कैंडिडेट्स का मैं बताना चाहती हूँ। यूपी की पूरी सीटों में 80 सीटों में समाजवादी पार्टी ने 30 ओबीसी कैंडिडेट खड़े किए हैं, बीजेपी ने 27 खड़े किए हैं, बीएसपी ने 15, कांग्रेस ने 9 और बिहार में जो टोटल 40 सीटें हैं उनमें जेडीयू ने 19 ओबीसी कैंडिडेट खड़े किए हैं, आरजेडी ने 16 और बीजेपी ने 14। तो ये नंबर्स देखकर कहीं ना कहीं आपको अंदाजा होना चाहिए कि आखिर कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। जी अमिताभ जी, आप इसका जवाब देना चाह रहे थे। देखिए नादम जी, अभी जो चर्चा हो रही थी उसमें एक ही मुद्दा जो है वो महत्वपूर्ण है कि चूंकि विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा था और उसमें इन्होंने यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की मुखालफत करने उनके जो विरोधी थे उनको अभी एक जो मौका था और जो उन्होंने प्रयास किया वो अल्पसंख्यकवाद का किया, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे। उनको लगा कि मुस्लिम अब जितनी भी जनसंख्या है उसको एकजुट कर लेंगे इस मामले में और उसमें वो प्लान करके बहुत सधे हुए कदमों से चल रहे थे अल्पसंख्यकवाद के राजनीति पे। उनके पास और कुछ करने को था नहीं, जितने भी विपक्षी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभी ये जो एक नया मुद्दा आया है जिसमें चाहे अनचाहे एक मोदी जी के पिछड़ी जाति में पैदा होने का विषय सामने आया, उससे इनको बौखलाहट हो गई है। ये तो ध्रुवीकरण अजीबोगरीब सा कर देगा जो अभी तक अमिताभ जी आप कह रहे हैं कि ये धर्म बनाम जाति है। एक मिनट नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उनकी पूरी योजना को ध्वस्त कर दे रहा है। उन्होंने सोचा कि हिंदू समाज जो है, जो पिछड़े अगड़े, जो अभी दुबे जी भी और अपने मित्र भी ये पांडे जी कर रहे थे कि इसमें अगड़ा पिछड़ा राजपूत भूमिहार और इस तरह के जितने भी कोयरी कुर्मी है, ये इस तरह से बटा हुआ समाज नहीं है इस बार।
इस बार समाज जो है वो एक मुश्त विकास के नाम पे और अपने अच्छाई के लिए, अपने स्थितियों के सुधार के लिए वोट कर रहा था। इन्होंने पहले अल्पसंख्यकवाद की कोशिश की, लेकिन संयोग से जो कि उसके जवाब में आपने जातिवाद हमने की कोशिश नहीं की। किया। हमने कहा चाहे अनचाहे में जब मोदी जी के पिछड़ी जाति में पैदा होने का तथ्य सामने आया, उसी समय प्रियंका वाड्रा जी ने नहीं, जाने अनजाने नहीं आया। नहीं अमिताभ जी प्लीज, जाने अनजाने नहीं आया, ये बहुत कॉन्शियसली आया। नहीं, खत्म होने के बाद में आप बोल दीजिएगा। बहुत कम वक्त, जल्दी। हाँ, अब मैं कह रहा हूं कि इसी की वजह से इनके अंदर जो बौखलाहट है, जो फ्रस्ट्रेशन है, ये सिर्फ इसी की वजह से है क्योंकि इनका पूरा जो खाका था, जो पूरी रणनीति थी, ध्वस्त हो गई है। और मैं इतना बता दूं, इस बार ना कोई अगड़ा ना छोड़िए, ठीक है, चलिए कुल मिलाकर आप वही बात अब कह रहे हैं जो मैं आपको बोल रही हूँ। आर्थिक स्थिति पे मैं कादम्बरी जी इतना ही कर रहा हूँ कि देखिए पूर्वांचल जाति की राजनीति, यहाँ पे अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आर्थिक स्थिति की बात कर रहा हूँ, सुनिए मैं आर्थिक स्थिति की बात कर रहा हूँ। अभी आ रहे हो, पूर्वांचल स्थिति जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आर्थिक पिछड़ेपन की बात कर रहा हूँ। क्या उस पर आप चर्चा करेंगे? अभी आ रहे हैं सर, अभी आ रहे हैं। हाँ अभय जी। जी अभय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं ये कहना चाहता था जी कि जब आप जाति की, जैसे मैंने पहले कहा था कि जाति की राजनीति एक दुधारी तलवार है। हाँ। तो जब आप जाति की राजनीति करते हैं और आप चाहते हैं कि एक खास तरह का ध्रुवीकरण हो, हाँ। लेकिन वो ध्रुवीकरण आपकी मर्जी से नहीं होता। हाँ। ध्रुवीकरण कभी, जब भी आप ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं, ध्रुवीकरण एकांगी नहीं होता है, ध्रुवीकरण बहुमुखी होता है। वो कई जगह होता है। आपके विरोधी भी हैं, वो भी ध्रुवीकृत हो जाते हैं, वो और भी ज्यादा मजबूती से आपके साथ खड़े हो जाते हैं। किसी भी किस्म का भ्रम जो होता है, वो भ्रम दूर हो जाता है। चुनाव हम जानते हैं कि जीतने के लिए लड़ा जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप अपने विपक्षी मतों को भ्रमित रखें और अपने मतों को स्पष्ट रखें। दूसरा तरीका यह है कि अपने विपक्षी मतों को ध्रुवीकृत कर दें और उसकी प्रतिक्रिया में अपने समर्थक मतों का भी ध्रुवीकरण करें। भारतीय जनता पार्टी ने पहले दौर में पहली वाली रणनीति अपनाई, जिसमें उसे कमोबेश सफलता भी मिली। मुझे लगता है चुनाव नतीजे आएंगे तो पहले दौर में जो पहले दौर की सीटों के नतीजों में भाजपा को अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन दूसरे दौर में जब भाजपा ने अपने विपक्षी मतों को ध्रुवीकृत हो जाने दिया, इस कामना में कि शायद उसके समर्थक मत भी ध्रुवीकृत हो जाएं उसके पक्ष में, मेरे ख्याल से इस दौर में भाजपा को नुकसान होगा। क्योंकि ध्रुवीकरण तो होता है तो आपके विपक्षी भी आपके खिलाफ उतने ही एकजुट हो जाते हैं, तब ज्यादा मुश्किलें आपके लिए खड़ी होती हैं और आपका वोटिंग प्रतिशत गिर जाता है। जी फिलहाल हमारे लिए वक्त एक ब्रेक लेने का है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण कराया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं दे रहा हूँ। मैं तो केवल एक राजनीतिक रणनीति है, उसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं, मैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। हाँ, चुनावी हिसाब से बहुत कुछ हो रहा है। खुद नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि चुनाव में जो बोला जाता है उसके बाद जो होता है वो कई बार उसमें बड़ा फर्क होता है। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।